स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है हमारा चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स चल रहा है और अभी तक हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक न्यू फिनोमेना स्टडी किया था जो कि था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए के बारे में पढ़ा था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था और कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा ना। अब यहाँ पे बात आती है इफ़ेक्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है तो उसकी वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो एक यहाँ पे इफ़ेक्ट है वो है लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि जब हम यहाँ पे लेटरल की बात कर रहे हैं तो लेटरल का मतलब यहाँ पे क्या है। लेटरल का मतलब जब हम किसी की साइड की बात करते हैं, और साइड आपको पता है लेंथ की फॉर्म में ली जाती है, डिस्टेंस की फॉर्म में ली जाती है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं लेटरल शिफ्ट की, तो देखिए शिफ्ट यहाँ पे ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वहाँ पे किस पे शिफ्ट आएगा, ऑब्वियसली पाथ ऑफ लाइट पे ही शिफ्ट आएगा, मतलब लाइट के पाथ में शिफ्ट आएगा कि जो भी लाइट है वो अपने मीन पाथ से डेविएट हो जाएगी। तो इट मीन्स देयर इज़ सम शिफ्टिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जहाँ उसका पर्टिकुलर मीन पोजीशन होनी थी उस पर्टिकुलर लाइट की, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से वो लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई। वो क्या हो गई, बेंड हो गई। तो वहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ डेविएशन हुआ है, वो जो डिस्टेंस हम दोनों के बीच में निकालेंगे उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेटरल शिफ्ट बोलेंगे। अब ये लेटरल शिफ्ट यहाँ पे कैसे जानेंगे, अब देखिए कि जब हम बात करें रिफ्रैक्शन की तो उसमें हमें दो मीडियम्स तो लेने पड़ते ही हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो रिफ्रैक्शन जो लाइट का ट्रैवल हो रहा है वो कितने मीडियम के थ्रू हो रहा है। तो एक तो यहाँ पे एयर है और ये ग्लास, ये एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये हमने एक ग्लास रेक्टेंगुलर क्या ले रखा है, स्लैब ले रखा है। ठीक है, जैसे क्यूबॉइड आपने देख रखा होगा, अगर आप क्यूबॉइड को पूरा ग्लास से बना दें, ठीक है, उसके सारे फेसेस ग्लास से कवर कर दें, अंदर भी पूरा ग्लास हो उसके, तो वहाँ पे हम उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने बना रखा है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये मैंने बना रखा है 2 डायमेंशन में, लेकिन आपको इसे किस पर्टिकुलर फॉर्म में समझना पड़ेगा, 3D फॉर्म में समझना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। तो इट मीन्स इसको हम x बोलेंगे, इसको हम y बोलेंगे, दिस इज़ x डैश एंड दिस इज़ y डैश। ओके, और लाइट कहाँ पे से इंसिडेंट होगी, इस पर्टिकुलर फेस जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मतलब इस पर्टिकुलर फेस, ये फेस कैसा है, इस प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद दोबारा से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जब हम इंटरफेस की बात करें तो 2 इंटरफेस है, एक ये इंटरफेस है जो एयर और ग्लास को यहाँ पे सेपरेट कर रहा है, तो यहाँ पे लाइट एयर से ग्लास की तरफ जाएगी, और ये जो इंटरफेस है वो ग्लास और एयर का है, जिसमें यहाँ पे जो लाइट है वो ग्लास से एयर की तरफ जाएगी। और आपको पता है इसमें डेंसर और रेयरर मीडियम कौन सा है, एयर इज़ रेयरर मीडियम एंड ग्लास इज़ डेंसर मीडियम। तो देखिए अब लेटरल शिफ्ट क्या होता है, समझ लीजिए कोई लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ठीक है। अब आपको पता है इस लाइट ने कैसे जाना था, इस लाइट ने जाना था इस तरीके से, अगर यहाँ पे क्या नहीं होता, ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो इस लाइट ने बिल्कुल सीधा चला जाना था, लेकिन ग्लास स्लैब हमने रख दिया। ग्लास स्लैब रख दिया तो आपको पता है देयर इज़ सम रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। ये हमने 2 नॉर्मल्स ले रखे हैं, ठीक है, एक XY प्लेन का जो यहाँ पे हमने नॉर्मल ले रखा है वो है NN डैश, ये मैंने यहाँ तक क्यों प्रोड्यूस किया आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे X डैश Y डैश का जो यहाँ पे नॉर्मल है वो मैंने लेट कर रखा है यहाँ पे M डैश M। ओके, अब यहाँ पे लाइट रे क्या हुई, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर गई और ये बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल हो गई। देन इसके बाद ये लाइट रे यहीं पे थोड़ा रुकेगी, बाहर आएगी, फ्रॉम डेंसर से रेयर की तरफ आएगी, तो कैसे जाएगी, अब ये फ्रॉम दी नॉर्मल ये मुड़ जाएगी। तो इट मीन्स ये इस तरीके से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे 3 रेज दिख रही हैं, एक तो वो इंसिडेंट रे, और एक जो रिफ्रैक्ट हुई है, बेंड हुई है, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और एक रे वो जो वापस से एयर में आ गई है वो है इमर्जेंट रे। तो देखिए हमने भेजी एयर से थी, वापस से एयर में आ गई है, तो जो हमने भेजी थी वो थी इंसिडेंट, और जो वापस हमें मिली है वो क्या है, इमर्जेंट रे। तो इसमें कुछ नाम लिख देती हूँ मैं, A B C एंड D। ठीक है,
अब बात आती है कि देखिए जब यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होना था तो लाइट ने बिल्कुल सीधे इस तरीके से निकल जाना था, लेकिन जब ग्लास स्लैब रख दिया तो हमें लाइट का डेविएशन कैसे मिल रहा, CD इस तरीके से मिल रहा है एयर में। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो मीन पाथ है और जो ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से जो पाथ बना है लाइट का, उसके बीच में एक डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर शिफ्ट है, देयर इज सम शिफ्ट, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इमर्जेंट रे से एक परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, ये एक्सटेंड कर रखी ना इंसिडेंट रे, तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं D, और इसी D को क्या बोला जाता है यहाँ पे, लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो शिफ्ट से आपको पता लग गया होगा कि ये कौन सी डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे and the emergent ray. When light is incident obliquely, always याद रखना obliquely, हमने इसमें incident obliquely on a parallel sided reflecting slab is called lateral shift, जिसको मैंने D से इंडिकेट करा रखा। अब देते हैं यहाँ पे एंगल्स के नाम। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये नॉर्मल है, रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए ये पैरेलल रेज हैं, ये एंगल R है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी एंगल R होगा, ठीक है, दिस इज ऑल्सो R। और ये एंगल कौन सा है, जो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच बन रहे, से कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इस केस में एंगल ऑफ इमर्जेंस किसके इक्वल निकल के आता है, यहाँ पे किसके इक्वल निकल के आता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, अगर मैं बात कहूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस के, ठीक है। ये चीज़, ये इसका आपने जो एक्सपेरिमेंट है क्लास 10th में भी किया होगा कि एंगल ऑफ इमर्जेंस ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल निकल के आता है जब हम रिफ्रैक्शन कराते हैं थ्रू ग्लास स्लैब के। नेक्स्ट आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, अगर ये एंगल I है तो ये पूरा एंगल क्या होगा, यहाँ पे I होगा, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि देखिए ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो ये एंगल I है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये पूरा एंगल क्या होगा, I होगा। अब ये बताइए छोटा सा एंगल क्या होगा, तो ये एंगल I है, ये R है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा यहाँ पे, I माइनस का R, ये आपको याद रखना है, ठीक है, I माइनस का R। लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम के थ्रू, ज्योमेट्री के थ्रू हमें पता चल रहा है कि ये I माइनस R है और ये एंगल I है, तो ये भी एंगल I होगा। अब चलिए करते हैं इसकी डेरिवेशन, की लेटरल शिफ्ट किस तरीके से निकाला जाता है, इसकी एक्सप्रेशन कैसे डिड्यूस की जाती है। तो उसके लिए हमें कुछ राइट ट्रायंगल देखने पड़ेंगे। तो पहला राइट ट्रायंगल है BEC, दिख रहा होगा आपको BEC, ठीक है, जिसमें एंगल यहाँ पे क्या है, I माइनस R है, और इसके जस्ट सामने वाला क्या है, ये परपेंडिकुलर, कौन, ये लेटरल शिफ्ट जो हमने लेट कर रखा है D। साथ ही साथ हम यहाँ पे BC की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें साइन थीटा लगाना है, मतलब साइन I माइनस R लगाना है। साइन I माइनस R क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, CE, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है साइड, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, BC। इससे हम क्या करते हैं, BC निकाल देते हैं। पहले तो CE की वैल्यू आपको दिख रही होगी, ये D है, लेटरल शिफ्ट D, ठीक है, BC इधर चला जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें जो D की वैल्यू, सॉरी, जो लेटरल शिफ्ट की वैल्यू है D, वो BC इधर चला जाएगा, तो कितना आएगा, D इज इक्वल्स टू BC इंटू साइन I माइनस R। तो हमें यहाँ पे BC की वैल्यू चाहिए, BC साइड की इक्वेशन फर्स्ट लाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट राइट ट्रायंगल देखते हैं, जो कि मैंने नॉर्मली प्रोड्यूस करा था ना, तो आपको पता है नॉर्मल ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाता है इस फेस के साथ। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं N-BC, ये वाला राइट ट्रायंगल। इसमें आपको दिख रहा है कि हमें निकालना है BC, मतलब हाइपोटेन्यूज, और साथ ही साथ हमें क्या गिवन है, BN'। अब देखिए BN' क्या गिवन है, यहाँ पे इसकी ब्रेड्थ, इस रेक्टेंगुलर स्लैब की ब्रेड्थ, ये T है, तो ऑब्वियसली BN' भी क्या होगा, यहाँ पे T होगा। तो बताइए यहाँ पे क्या लगेगा, साइन थीटा की कॉस थीटा। बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो इट मीन्स कॉस थीटा, कॉस R इज इक्वल्स टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे, BN' और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, BC, ठीक है। तो अब यहाँ पे BC को ऊपर भेज दीजिए, cos R को नीचे, और BN' की जगह T रख दीजिए। अब BC की वैल्यू निकल के आ चुकी है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, और हमारे पास जो लेटरल शिफ्ट निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो यहाँ पे लेटरल शिफ्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर स्लैब। तो जितनी ज़्यादा थिकनेस ऑफ दिस रेक्टेंगुलर स्लैब होगी उतना ज़्यादा लेटरल शिफ्ट मिलेगा। सेकेंड थिंग,
एंगल ऑफ इंसिडेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो इट मीन्स जितना ज़्यादा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल के आएगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे साइन की वैल्यू निकल के आएगी और उतना ही ज़्यादा यहाँ पे लेटरल शिफ्ट होगा। तो जितना ज़्यादा ऑब्लिकली यहाँ पे आई एंगल इस पर्टिकुलर इंसिडेंट रे को आप यहाँ पे जितने ज़्यादा एंगल की फॉर्म में, एंगल ऑफ इंसिडेंस की फॉर्म में इसमें क्या करेंगे, इसे इंसिडेंट कराएंगे, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे लेटरल शिफ्ट हमें मिलेगा। थर्ड थिंग, अब आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम स्नेल्स, तो आपको पता है म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। इट मीन्स कि यहाँ पे ये साइन आई पे डिपेंड कर रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है। तो जब यहाँ पे मैंने बोला लेटरल शिफ्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी म्यू आई पे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन डिपेंड कर रहा है। तो इट मीन्स कि जो लेटरल शिफ्ट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास स्लैब पे भी डिपेंड करेगा। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास स्लैब उतना ही ज़्यादा यहाँ पे इसका लेटरल शिफ्ट। तो इट मीन्स कि जब हम डेंसर मीडियम की बात करते हैं, अगर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर उतना ही ज़्यादा वहाँ पे हमें लेटरल शिफ्ट मिलेगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग मीडिया। हम यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 3 मीडिया ले रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पे से मल्टीपल इसीलिए बोला जा रहा है, मल्टीपल मतलब 2 से ज़्यादा। तो आपको दिख रहा होगा हमने 3 मीडिया ले रखे, एयर, वाटर और तीसरा क्या है यहाँ पे ग्लास। मीडियम का जो प्लूरल होता है वो मीडिया होता है, इसलिए यहाँ पे मीडिया लिखा गया है। और इससे पहले आपको एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का फॉर्मूला याद रखना है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में याद रखना है व्हाट, कि अगर कहीं पे आपके पास म्यू टू 1 दे रखा है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन म्यू टू 1 के। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है कि जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हम बात करते हैं वो किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ दी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 के। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और इसी के थ्रू हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग मीडिया के लिए एक रिलेशन यहाँ पे निकालेंगे। उसके लिए आपको पहले इसका डायग्राम समझना पड़ेगा। आपको पता है कि जब हम यहाँ पे रेयर डेंसर की मीडियम की बात करते हैं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 ले रखा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ2 μ3। तो सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर का है, देन उसके बाद थोड़ा ज़्यादा वाटर का है एयर के कंपैरिजन, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाटर से ज़्यादा किसका है, ग्लास का है। तो इट मीन्स अगर हम देखें यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर के थ्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वो इस तरीके से आएगा, पहले एयर का कम है, फिर उससे ज़्यादा वाटर का, फिर सबसे ज़्यादा ग्लास का। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं 1 से 2 की तरफ जाने के लिए तो मतलब लाइट जाएगी यहाँ पे रेयर से डेंसर की तरफ। रेयर से डेंसर की तरफ जाती तो क्या होता है, बैंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ये सीधी नहीं होती, बैंड है। ठीक है, बैंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल। अब वाटर से ग्लास की तरफ जा रहा है तो इट मीन्स क्या होगा, ये नॉर्मल्स बना रखे हैं हमने हर एक इंटरफेस में। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है, वो बाउंड्री, वो लाइन जो 2 मीडियम को क्या कर रही है, वहाँ पे सेपरेट कर रही है। तो यहाँ पे भी वाटर और ग्लास, वाटर यहाँ पे रेयर है, ग्लास यहाँ पे डेंसर है, तो बैंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, यहाँ पे बना देते हैं इसका नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट, अब ग्लास से वापस एयर में आएगा तो डेंसर से रेयर की तरफ, तो बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो यहाँ पे ले लेते हैं ये एंगल आई है, ये है R1, अगर ये R1 है तो ये भी बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये R1 होगा। ये नेक्स्ट यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इसे R2 ले लेते हैं, ये R2 है तो ये भी R2 होगा। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस बनेगा E, जो कि किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की होगा। ठीक है, अब इसे एक एक करके हम पढ़ते हैं और यहाँ पे लगाते हैं हम स्नेल्स लॉ। तो अब यहाँ पे हम जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो पहले बात करते हैं एयर से वाटर की तरफ। तो आपको पता है फ्रॉम स्नेल्स लॉ μ12 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा μ21 यूज़ करें कि μ12। अब जहाँ से जहाँ की तरफ ये लाइट जा रही है, मतलब जिस मीडियम से जिस मीडियम की तरफ ये लाइट जा रही है उसका सीक्वेंस वैसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पे लाइट ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ मतलब 1 से 2 की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे आपको याद रखना म्यू लिख देना और ऊपर 1 और नीचे 2। हालांकि ये किसको बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 को बता रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे स्नेल्स लॉ कैसे लगा रखा, जैसे हमने इसको पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, उसमें भी लाइट एयर से किस तरफ जा रही थी, ग्लास की तरफ या वाटर की तरफ जा रही थी। तो आपको ऐसे में याद रखना सीक्वेंस कि जब लाइट 1 से 2 की तरफ होता है तो 1 कहाँ आएगा, जैसे ये 1 ऊपर है तो ऊपर यहाँ पे 1 लिख दिया और नीचे यहाँ पे 2 लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे आता है साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई,
और इस इंटरफेस के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है R1। तो वो हमने ये लिख दिया फ्रॉम, अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो हो रहा है वाटर से ग्लास की तरफ, इसका इंटरफेस ये है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, म्यू ऊपर 2 और नीचे 3, ऊपर 2 नीचे 3, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस देखें तो क्या है R1, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए इसके लिए तो क्या है R2, तो साइन R1 अपॉन साइन R2, ये भी स्नेल्स लॉ से आ रखा है। अब लास्ट जो एक और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है थर्ड, वो किस इंटरफेस में हो रहा है, इस वाले इंटरफेस में ग्लास और एयर की, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम देखें तो R2 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखें तो E है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू कैसे लिखें, म्यू के ऊपर लिखेंगे 3 और नीचे लिखेंगे 1, तो साइन R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि यहाँ पे क्या है E। हमें पता है एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है, तो E की जगह यहाँ पे I आ जाएगा। इक्वेशन 1 2 3 को मल्टीप्लाई करा दीजिए, सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये हो जाएगा और RHS भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो साइन I से साइन I कट हो रहा है, साइन R1 से साइन R1 कट हो रहा है, साइन R2 से साइन R2 कट हो रहा है, क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। 0 मत सोचना, इतना मैथमेटिक्स तो आता होगा आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे तो सीक्वेंस ठीक चल रही है 1 2 2 3, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़, तो गड़बड़ का मतलब गड़बड़ तो नहीं है लेकिन इसे सही कर रहे हैं हम। सही करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसको नीचे भेज दे रही हूँ। नीचे भेज के क्या होगा, अब देखिए म्यू 3 1 नीचे आ जाएगा। अब आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मैंने आपको बताई थी, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना कि 1 अपॉन म्यू 3 1 किसके इक्वल हो सकता है, म्यू 1 3 के, ठीक है। मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, इसलिए इसका नाम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। तो इसको तो मैं एज इट इज़ लिख दूँगी, लेकिन 1 अपॉन म्यू 3 1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे म्यू 1 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से लिखेंगे, तो इसको पहले मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दिया है, म्यू 1 2 मल्टीप्लाई बाय म्यू 2 3 करके लिख दिया यहाँ पे। तो अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जब लाइट 1 से 2 मीडियम में, देन उसके बाद 2 से 3 मीडियम में, देन उसके बाद 3 से 1 मीडियम में जाता है, टोटल मीडियम कितना है यहाँ पे 3 मीडियम से, ओके। तो उस केस में जब हम यहाँ पे इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं फर्स्ट से थर्ड, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू अगर 1 निकालना है, तो उस केस में क्या होगा, वो मल्टीप्लाई करेगा या प्रोडक्ट करेगा जितने भी बीच में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पढ़ रहे हैं, वो भी सीक्वेंस वाइज। तो देखिए जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा है 1 और 3, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे टोटल कितने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए, 2, एक तो म्यू 1 2 जो कि ये है, और एक प्रोडक्ट में क्या आएगा इसके साथ म्यू 2 3 सीक्वेंस में। अगर आपसे मैंने पूछ लिया कि म्यू 1 4 कितना, अगर यहाँ पे 4 मीडियम्स होते तब क्या लिखते, म्यू पहले 1 आता, फिर सीक्वेंस में यहाँ पे क्या आता 2, देन उसका मल्टीप्लाई में फिर 2, फिर नीचे 3, देन उसके बाद 3, फिर उसके बाद क्या आता 4 आ जाता। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल रिफ्रैक्टिव मीडिया का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं।